तो आज हम काठमांडू की गलियों और मंदिरों में झांक रहे हैं। हाँ, एक यात्री के नजरिए से, उनके नोट्स और अनुभवों के आधार पर। बिल्कुल। ये स्रोत हमें पशुपतिनाथ मंदिर ले जाते हैं, फिर बौद्धनाथ स्तूप, शहर की जीवंत सड़कों का अनुभव कराते हैं और अंत में बांसुरी की धुन पर कुछ गहरे विचारों को भी सामने लाते हैं। हाँ, काफी कुछ है इसमें। तो चलिए इस सामग्री को थोड़ा खोलते हैं। हमारा मकसद है काठमांडू के उस रूप को समझना जैसा कि इन स्रोतों में दिखता है। उसके विरोधाभास है ना। बिल्कुल। और वो ऊर्जा। हाँ, वो तीव्र ऊर्जा और गहरी आध्यात्मिकता। शुरुआत करते हैं मंदिरों से। सबसे पहले पशुपतिनाथ। ठीक है। तो यात्री सबसे पहले पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं। हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। हाँ, और नोट्स में जिक्र है कि बाहर एक तख्ती लगी थी। हाँ, साफ लिखा था सिर्फ हिंदुओं के लिए प्रवेश। अंदर का माहौल, नोट्स कहते हैं, एकदम अव्यवस्थित और उत्तेजना भरा। अव्यवस्थित और उत्तेजना भरा। अच्छा, मतलब कैसा? अरे कौन कौन नहीं था वहां? पुजारी, फेरी वाले, भक्त, पर्यटक, गायें, बंदर, कबूतर, कुत्ते, सब मैदान में घूम रहे थे। बाप रे, काफी चहल पहल। हाँ, यात्री ने कुछ फूल चढ़ाए और नोट्स ये भी बताते हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ लोग पुजारी का ध्यान खींचने के लिए दूसरों को कोहनी मारकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मतलब एक तरह की धार्मिक आपाधापी थी। समझ गई, वो धक्का मुक्की वाला माहौल। बिल्कुल। और इसी गहमागमी के बीच एक शाही घटना भी हुई। शाही घटना? अच्छा। हाँ, नेपाली शाही घराने की एक राजकुमारी आई और सब उनके सम्मान में झुककर रास्ता दे रहे थे। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। मतलब उस अव्यवस्था में भी एक तरह का क्रम था। हाँ, एक पदानुक्रम। और उसी समय मुख्य द्वार पर एक और नजारा था, है ना? हाँ, वो भी लिखा है। कुछ पश्चिमी लोग केसरिया कपड़े पहने हुए वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाला थोड़ा शक में था कि वो हिंदू हैं या नहीं। हाँ, बिल्कुल। उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये दिखाता है कि कैसे पहचान और प्रवेश के नियम होते हैं इन जगहों पर। सही कहा, ये अक्सर देखने को मिलता है। और फिर अचानक से दो बंदरों के बीच लड़ाई छिड़ गई। अरे वाह। हाँ, नोट्स में लिखा है एक दूसरे का पीछा कर रहा है, दूसरा उछलकर एक शिवलिंग पर कूद गया। शिवलिंग पर? हाँ, फिर चीखता हुआ मंदिरों के चारों ओर भागा और नीचे बहती पवित्र बागमती नदी की ओर चला गया। कमाल है, ये सब उसी पवित्र माहौल के बीच हो रहा था। बिल्कुल, ये उस माहौल की अप्रत्याशितता को और बढ़ा देता है। हाँ, लेकिन नदी किनारे का दृश्य शायद और भी गहरा था, जैसा नोट्स बताते हैं। हाँ, वो तो है। नदी किनारे का नजारा काफी विरोधाभासी था। एक तरफ एक शव का दाह संस्कार हो रहा था। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ धोबी अपना काम कर रहे थे और बच्चे नहा रहे थे। जीवन और मृत्यु बिल्कुल पास पास। और तो और, एक बालकनी से फूलों और पत्तों की टोकरी नदी में गिराई गई। वो मुरझाए हुए पुराने चढ़ावे थे। यहाँ ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे जीवन और मृत्यु के चक्र इतने करीब, इतने खुले तौर पर एक साथ चल रहे हैं। सही। दाह संस्कार, रोजमर्रा की जिंदगी जैसे धोबी, बच्चे और भक्ति, वो चढ़ावा, सब कुछ पवित्र नदी के किनारे एक ही फ्रेम में। ये सिर्फ दिलचस्प नहीं है, ये शायद मानव अस्तित्व की बुनियादी सच्चाइयों का एक बहुत ही कच्चा और शक्तिशाली प्रदर्शन है। हाँ, ये बात सही है। कई पश्चिमी संस्कृतियों में ये सब पर्दे के पीछे रहता है। बिल्कुल। ये नजारा, जीवन, मृत्यु, आस्था, सब एक साथ नदी किनारे। क्या इसने यात्री पर एक भारी छाप छोड़ी होगी? नोट्स में सीधा तो नहीं लिखा, लेकिन आगे की बातों से अंदाजा लगता है कि असर जरूर गहरा हुआ होगा। हाँ, एक और दिलचस्प बात थी नोट्स में। क्या? नदी किनारे पत्थर के चबूतरे से आधा बाहर निकला एक छोटा सा मंदिर। आधा बाहर निकला हुआ? हाँ, और उससे जुड़ी एक मान्यता कि जब ये पूरी तरह बाहर आ जाएगा तो अंदर की देवी मुक्त हो जाएंगी और पृथ्वी पर कलयुग का बुरा दौर समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ये मान्यता उस जगह की पवित्रता और एक तरह की भविष्य की आशा को दर्शाती है ना? हाँ, बिल्कुल। भले ही वर्तमान कितना भी उथल-पुथल भरा क्यों न लगे। तो पशुपतिनाथ का पूरा अनुभव, जैसा इन नोट से पता चलता है, वो इंद्रियों पर एक तीव्र प्रहार जैसा था। पवित्रता, अराजकता, जीवन, मृत्यु, विश्वास, सब एक साथ घुथे हुए। एकदम सही। पशुपतिनाथ की उस तीव्र ऊर्जा के बाद यात्री बिल्कुल विपरीत माहौल अनुभव करते हैं। कहाँ? बौद्धनाथ स्तूप पर। ये काठमांडू का प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ है। अच्छा, और वहां कैसा था? नोट्स के मुताबिक यहाँ एक गहरी शांति का एहसास हुआ, बिल्कुल उलट। बताया गया है कि इसका विशाल सफेद गुंबद एक शांत सड़क से घिरा हुआ है। अच्छा। बाहरी किनारे पर छोटी छोटी दुकानें हैं, उनमें से कई तिब्बती अप्रवासियों की हैं। तिब्बती अप्रवासी
क्या बेच रहे थे? जैसे फेल्ट बैग, तिब्बती प्रिंट, चांदी के गहने, इस तरह की चीजें। और माहौल पशुपतिनाथ जैसा तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ कोई धक्का मुक्की या वैसा कोलाहल नहीं था। यात्री ने इसे आसपास की व्यस्त सड़कों के बीच शांति का एक द्वीप जैसा बताया। शांति का द्वीप, ये विरोधाभास तो बहुत साफ है। हाँ, है ना? एक ही शहर में दो प्रमुख धार्मिक स्थल, लेकिन माहौल कितना अलग। क्या ये सिर्फ हिंदू और बौद्ध परंपराओं का अंतर है? शायद ये उससे थोड़ा ज्यादा जटिल है। हाँ, निश्चित रूप से दोनों परंपराओं की ध्यान और पूजा पद्धतियों में अंतर तो है ही, लेकिन बौद्धनाथ स्तूप की वास्तुकला भी इसमें भूमिका निभाती होगी। वो खुलापन, विशाल गुंबद, परिक्रमा करने का रास्ता, ये सब शांति और चिंतन को बढ़ावा देता है। अच्छा, ये बात भी है। जबकि पशुपतिनाथ का परिसर ज्यादा संकरा है, कई छोटे मंदिरों में बटा हुआ है। शायद वो उस केंद्रित तीव्र ऊर्जा में योगदान देता होगा। हाँ, हो सकता है। और साथ ही तिब्बती आप्रवासियों की वो शांत उपस्थिति और उनकी दुकानें, वो भी उस जगह के चरित्र का एक अहम हिस्सा है। शहर के बहुसांस्कृतिक ताने बाने को दर्शाते हैं। बिल्कुल। मंदिरों के इन अलग अलग अनुभवों के बाद यात्री शहर के धड़कन महसूस करने के लिए सड़कों पर निकलते हैं। अच्छा, और वहां का क्या हाल था? वहां का नजारा भी कुछ कम दिलचस्प नहीं। काठमांडू को जीवंत, व्यापारिक और धार्मिक बताया गया है, सब एक साथ। तीनों चीजें एक साथ। हाँ, मतलब सबसे संकरी और व्यस्त सड़कों पर भी फूलों से सजे देवताओं के छोटे छोटे मंदिर दिख जाते हैं। अच्छा। सड़कों पर फल बेचने वाले, बांसुरी बेचने वाले, पोस्ट कार्ड बेचने वाले, सब अपनी धुन में। दुकानें भी हर तरह की होंगी फिर? हाँ, बिल्कुल। कहीं पश्चिमी कॉस्मेटिक्स और चॉकलेट मिल रहे हैं, तो कहीं पारंपरिक तांबे के बर्तन और नेपाली एंटीक्स। वाह, आधुनिकता और परंपरा का वो संगम जो हम अक्सर सुनते हैं। एकदम। और आवाजें, उनका भी जिक्र है नोट्स में। हाँ, आवाजों के बिना शहर कैसा? क्या क्या आवाजें? रेडियो से फिल्मी गाने बज रहे हैं, कारों के हॉर्न, साइकिल की घंटियां, आवारा गायें मोटरसाइकिलों पर रंभा रही हैं। हाँ, और विक्रेता जोर जोर से चिल्लाकर अपना माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक पूरा सेंसरी ओवरलोड है। महसूस कर सकती हूँ, कानों के लिए काफी कुछ। यात्री भी इस माहौल का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ खाने पीने का सामान खरीदते हैं, पढ़ने की चीजें, जैसे मार्जिपन बार, भुट्टा, वो कोयले पर भुना हुआ नमक, मिर्च, नींबू लगा के। वाह, मजा आ गया होगा। हाँ, और कुछ प्रेम कहानी कॉमिक्स और एक रीडर्स डाइजेस्ट भी। रीडर्स डाइजेस्ट, हाँ, ये खरीदारी खुद शहर की इस मिले जुले बाजार को दिखाती है। सही कहा। नोट्स में मजाकिया ढंग से लिखा है कि ये सब उन्होंने कोका कोला और एक अजीब से संतरे के पेय के साथ लिया और उन्हें काफी बेहतर महसूस हुआ। हाँ, कभी कभी ऐसी छोटी चीजें ही मूड ठीक कर देती हैं। ये वर्णन शहर के बहुआयामी चरित्र को खूबसूरती से दिखाता है। आध्यात्मिकता सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, वो सड़कों पर व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी के साथ घुल मिल गई है। सही। और यात्री का ये व्यक्तिगत खरीदारी का अनुभव उन्हें उस जीवंत माहौल का हिस्सा बना देता है, उनकी अपनी छोटी सी खोजबीन। बिल्कुल, ये अनुभवों को जमीन पर ले आता है। तो इतने सारे तीव्र अनुभवों के बाद एक मानवीय पहलू सामने आता है। क्या? यात्री बताते हैं कि वो थक गए हैं और उन्हें घर की याद आ रही है। नोट्स में तारीख भी लिखी है, अगस्त का आखिरी दिन। यात्रा का ये मोड़ अक्सर आता है ना? जब उत्साह पर थकान और घर की याद हावी होने लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत स्वाभाविक है। इसलिए यात्री एक लंबा रोमांचक रास्ता अपनाने के बजाय, मतलब बस और ट्रेन से पटना, फिर गंगा के रास्ते बनारस, यमुना के रास्ते आगरा होते हुए दिल्ली जाने के बजाय क्या करते हैं? सीधे घर जाने का फैसला करते हैं। वे नेपाल एयरलाइंस के दफ्तर जाकर अगले दिन की उड़ान का टिकट खरीद लेते हैं। समझ आता है, ये बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। कभी कभी यात्रा का सबसे अच्छा हिस्सा घर लौटने का निर्णय भी होता है। हाँ, पर सवाल ये है कि क्या ये थकान और घर की याद, क्या वो पिछले अनुभवों के असर को कम करती है या शायद उन्हें और गहरा बना देती है, एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है? ये दिलचस्प सवाल है और शायद इसका जवाब हमें यात्री के अगले अनुभवों में मिलता है। अच्छा, क्या हुआ? होटल लौटने पर वे चौक के कोने में खड़े एक बांसुरी बेचने वाले को देखते हैं। उसका वर्णन काफी अनोखा है। बांसुरी वाला? हाँ। उसके हाथ में एक डंडा है जिसके ऊपरी सिरे पर 50-60 बांसुरियां, अच्छा, साही के कांटों की तरह सभी दिशाओं में निकली हुई हैं। अच्छा, क्या नजारा होगा। हाँ, और ये बांस की बनी है, आड़ी बांसुरी भी और सीधी वाली रिकॉर्डर जैसी, वो भी। और वो क्या कर रहा था? वो समय समय पर डंडे को जमीन पर टिकाता, एक बांसुरी चुनता
और कुछ मिनटों के लिए बजाता था। अच्छा, और कमाल की बात यह है कि उसकी आवाज ट्रैफिक और फेरी वालों के शोरगुल से ऊपर उठकर एकदम स्पष्ट रूप से सुनाई देती थी। वाह, शोर के बीच संगीत। हाँ, और वो बजाता भी कैसे था? धीरे धीरे, ध्यान मग्न होकर, बिना किसी दिखावे के। ये शहर के शोर में एक शांत बिंदु जैसा है ना? बिल्कुल। और उसका रवैया भी खास था। वो अपना माल बेचने के लिए चिल्ला नहीं रहा था। अच्छा, फिर बिक्री कैसे होती थी? कभी कभी कोई खरीद लेता था, लेकिन नोट्स कहते हैं बड़े ही अजीब, लापरवाही भरे अंदाज से, मानो ये उसके काम का मुख्य हिस्सा ही ना हो। दिलचस्प। कभी वो बजाना बंद करके पास के फल विक्रेता से बात करने लगता था। यात्री कल्पना करते हैं कि शायद सालों से यही उसकी जीवन शैली रही होगी। उसकी ये लापरवाही भरी बिक्री भी जैसे कहती हो कि संगीत ही उसका असली मकसद है, व्यापार नहीं। हाँ, ऐसा ही लगता है। शहरी कोलाहल और भागदौड़ के बीच पारंपरिक संगीत की ये शांत, ध्यानमग्न उपस्थिति वाकई प्रभावशाली है। ये उस व्यावसायिक आपाधापी के बिल्कुल विपरीत खड़ी है जो यात्री ने अभी सड़कों पर देखी थी। और यात्री पर इस बांसुरी वाले का गहरा असर होता है। उन्हें उस चौक से हटना मुश्किल लगता है। वो नोट्स में लिखते हैं कि बांसुरी का संगीत हमेशा उन्हें गहराई तक प्रभावित करता है। ये एक ही समय में सबसे सार्वभौमिक और सबसे विशिष्ट ध्वनि है। सार्वभौमिक और विशिष्ट एक ही समय में? हाँ। ये कैसे? यात्री समझाते हैं कि ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जिसमें किसी न किसी रूप में बांसुरी ना हो। हाँ, ये तो है। रीड ने रिकॉर्डर, जापानी शाकोहाची, हिंदुस्तानी बांसुरी, दक्षिण अमेरिकी या चीनी बांसुरी, हर एक की अपनी तकनीक है, अपनी आवाज है। ये हुई विशिष्टता। ठीक है। लेकिन फिर भी किसी भी बांसुरी को सुनना यात्री को लगता है जैसे सभी मानव जाति की समानता में खिंच जाना। उस संगीत से प्रभावित होना जो अपने उतार चढ़ाव में मानव आवाज के सबसे करीब है। मानव आवाज के करीब? हाँ, और उसकी शक्ति, जीवित सांस, उसे भी आगे बढ़ने से पहले रुकने और सांस लेने की जरूरत होती है, ठीक इंसान की तरह। ये बहुत खूबसूरत विचार है। संगीत की एक क्षमता कि वो भाषा और संस्कृति की सीमाओं को पार कर सीधे मानवीय भावनाओं और सार्वभौमिक जुड़ाव को जगा सकता है। वाकई अद्भुत है। और यात्री का ये महसूस करना कि बांसुरी की आवाज मानव सांस से जुड़ी है, उसे और भी मार्मिक बना देता है। यात्री खुद भी हैरान हैं कि वो बांसुरी की कुछ जानी पहचानी धुनों से इतना क्यों प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा। नोट्स में वे लिखते हैं कि पिछली बार जब वे विदेश से लौटे थे तो उन्होंने ऐसी छोटी छोटी बातों पर शायद ही ध्यान दिया था, और निश्चित रूप से उन्हें वो महत्व नहीं दिया था जो अब दे रहे हैं। तो यही शायद आपके पिछले सवाल का जवाब छुपा है। कौन सा? वो थकान और घर की याद वाला। शायद यात्रा की थकान, घर की याद, या फिर पशुपतिनाथ और बोधनाथ जैसे तीव्र अनुभवों के बाद की मनस्थिति, ये सब मिलकर हमारी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। हम उन चीजों को महसूस करने लगते हैं, उन गहराइयों को छूने लगते हैं जिन पर सामान्य परिस्थितियों में शायद ध्यान भी न जाए। हाँ, ये हो सकता है। ये बांसुरी वाला और उसका संगीत शायद उस संवेदनशील क्षण में यात्री के लिए एक प्रतीक बन गया, एक गहरा अनुभव। बिल्कुल। तो इन स्रोतों के माध्यम से काठमांडू की हमारी ये पड़ताल हमें एक ऐसे शहर से रूबरू कराती है जो विरोधाभासों से भरा है। हाँ, बिल्कुल। पशुपतिनाथ में वो अव्यवस्थित भक्ति और जीवन का तीव्र कोलाहल, और बौद्धनाथ में वो गहरी शांति। सड़कों पर परंपरा और आधुनिकता का जीवंत मिश्रण। और फिर बांसुरी वाले के साधारण संगीत के माध्यम से गहरे मानवीय जुड़ाव के वो अनपेक्षित क्षण। यहाँ मुख्य बात शायद ये है कि कोई स्थान एक ही समय में कितना भारी, कितना उथल-पुथल भरा और साथ ही कितना गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव दे सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। यात्री की नजरों से हमने देखा कि कैसे पवित्र से लेकर साधारण तक, शोर से लेकर शांति तक, जीवन से लेकर मृत्यु तक अनुभव की कई परतें एक साथ मौजूद हो सकती हैं और एक व्यक्ति पर अलग अलग गहरे असर डाल सकती हैं। ये सिर्फ जगहों को देखना नहीं बल्कि उन्हें महसूस करना है। बिल्कुल सही कहा। और अब सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं जो इन्हीं स्रोतों से उभरता है, खासकर उस बांसुरी संगीत वाले चिंतन से। हाँ, क्या? हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ में वे कौन सी साधारण आवाजें या नज़ारे हो सकते हैं? शायद किसी पक्षी का गीत, बारिश की बूंदें, किसी अजनबी की मुस्कान या शहर का कोई कोना, जिन्हें अगर हम थोड़ा ठहर कर अधिक ध्यान से देखें या सुनें तो वे हमें साझा मानवीय अनुभव या किसी गहरे सत्य से जोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। खासकर तब जब मन थोड़ा शांत हो, चिंतनशील हो या घर से दूर होने जैसी किसी विशेष परिस्थिति के कारण ज्यादा संवेदनशील हो।
इस पर सोचिएगा जरूर।